Hello, students. How are you? I hope you all are doing well. Today, we are going to discuss a very important topic, yet debatable one, highly debatable one, and it's a very current topic also, important from your exam point of view, and that is judicial activism. जुडिशल एक्टिविज़म को हम हिंदी में न्यायिक सक्रियतावाद भी कहेंगे या न्यायिक सक्रियता भी हम कहेंगे, ठीक है। एक्चुअली मैंने दो वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं PIL पे, PIL पार्ट 1, PIL पार्ट 2, but many of you still are confused how would you use that two videos when you are getting a question on judiciary. So I would expand on that how are you going to use that content or that topic. So first let us try to understand. मैं यहाँ पे आपको न्यायिक सक्रियता क्या है उससे शुरुआत नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि न्यायिक सक्रियता क्यों है या क्यों न्यायिक सक्रियतावाद पे इतना डिबेट हो रहा है और ये प्रोसेस क्यों हो रहा है, क्यों इसको इतना इम्पोर्टेंस मिल रहा है, क्या इसकी रेलेवेंस है, आखिर इसमें इस प्रश्न पे हमें फोकस करना चाहिए रादर दैन कि क्या है, क्योंकि क्या तो सबको पता है पर क्यों है बहुत लोगों को नहीं पता. So let us first try to find out an answer to why. So first point is lack of executive action. कार्यकारी कार्यवाही का अभाव. अब जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यपालिका जो है हमारी एग्जीक्यूटिव, उनकी जो कार्य हैं, ठीक है, उसमें कई बार कमियां देखी गई हैं और हाल ही के दिनों में क्योंकि बहुत ज़्यादा जो एग्जीक्यूटिव हैं दे आर बिज़ी इन देयर ओन वर्क एंड many times they hardly get time to indulge or to give any perspective on basic rights or basic entitlements. So judiciary has to intervene. दूसरा है decline in parliamentary work. संसदीय कार्य में गिरावट. जब आपने संसद पढ़ा होगा तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ठीक है. तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और क्योंकि पार्लियामेंट के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो वो लेजिस्लेशन को डेलीगेट करती है और ये भी बहुत बड़ा कारण है जुडिशियल एक्टिविज़म का. इंक्रीज़ इन वायलेशन ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स. बुनियादी मानवाधिकारों के उल्लंघन में वृद्धि. हाल ही के दिनों में मतलब आफ्टर 80s, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि इंदिरा गांधी इमरजेंसी पीरियड के बाद, इंटरनल इमरजेंसी पीरियड के बाद जो बहुत ज़्यादा राइट्स मूवमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ रेज़ होने लगे जयप्रकाश नारायण मूवमेंट के बाद, और उसी दौरान जो है क्राइसिस इन इंस्टीट्यूशंस पे मुद्दा उठा और अतुल कोहली का पूरा डिबेट है इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस, और उसके बाद से एकदम पॉपुलर मूवमेंट्स रेज़ होने लगे. उन पॉपुलर मूवमेंट्स ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया ह्यूमन राइट्स को, आर्टिकल 21 की इम्पोर्टेंस को और आर्टिकल 21 से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ थे. तो 1980s के बाद का दौर ह्यूमन राइट्स का दौर रहा, ह्यूमन राइट्स को असर्ट करने का दौर रहा और उससे रिलेटेड जो वॉयलेशन है उसको एड्रेस करने का दौर रहा. फिर चौथा पॉइंट है ब्यूरोक्रेटिक एपैथी, नौकरशाही की उदासीनता. हम ये जानते हैं कि हमारे दो तरह के एग्जीक्यूटिव हैं, एक परमानेंट और एक टेम्प्रेरी एग्जीक्यूटिव. तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव में हम ब्यूरोक्रेसी को रखते हैं और ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको भी पता है और ब्यूरोक्रेटिक को कैसे काम करना चाहिए, पर किस तरह से वो काम करते हैं, क्या ये वाकई सिविल सर्वेंट जो है जो दे हैव टू सर्व देयर services, are they doing that or they are not neutral towards their political masters. So those things are very important, or they are more closer to corruption, क्योंकि rampant corruption, ineffectiveness ये सब देखा गया है सिस्टम के अंदर, और इसलिए भी जो न्यायिक सक्रियतावाद है वो देखने को हमें मिलता है. तो ये सारे पॉइंट्स को you have to elaborate, because all these points you must have read, and if you have not read, come across, then whatever I explain to you, you try to
elaborate from that point of view. Now next we move to what is judicial activism, क्योंकि ये भी जानना चाहिए आपको, क्योंकि न्यायिक सक्रियता है क्या आखिर, हम किसे न्यायिक सक्रियता कहेंगे? तो एक्सरसाइज ऑफ असर्शन बाय द जुडिशरी, या हम कह सकते हैं एक्सरसाइज ऑफ असर्टिव पावर बाय द जुडिशरी, न्यायपालिका द्वारा दावे का अभ्यास। दूसरा जुडिशियल ओवररीच, न्यायिक अतिरेक। तीसरा एन एक्टिव रोल ऑफ द जुडिशरी, न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका। हालांकि ये जो शब्द है सक्रिय भूमिका, इसमें काफ़ी इश्यूज़ भी रेज़ हुए हैं कि अगर न्यायपालिका की सक्रियता जो है वो इंटरवेंशन होती है, और जो पावर जो है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर के इंटरफेरेंस से अगर हम न्यायिक सक्रियतावाद को कनेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं समस्या आती है, क्योंकि जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिद्धांत है वो कहता है कि तीनों ऑर्गन्स अपने अपने वर्क को देखेंगी, अपने अपने काम करेंगी, कोई किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा। पर इन रियलिटी ऐसा नहीं हो रहा है, और सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी से रिलेटेड एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट से रिलेटेड जो कार्य है वो जुडिशरी ने अपने हाथों में ले लिया है, और उसकी कुछ मजबूरियां भी थी, उस तरह का कुछ माहौल उत्पन्न हो गया। और एक डेमोक्रेटिक माहौल में सिर्फ़ और सिर्फ हम ऑटोक्रेटिक नहीं हो सकते, अथॉरिटेटिव नहीं हो सकते, हमें चीज़ों को फैसिलिटेट भी करना होता है, और जुडिशरी ने बहुत अच्छे से ये काम किया है। नाउ अब हम ये ज़रूर डिस्कस हमें करना है, और आपको एग्ज़ाम में भी लिखना है कि जुडिशियल एक्टिविज़म फिर ये जो कॉन्सेप्ट है ये कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, इसका अभ्यास कैसे किया जाता है, कैसे इसको हम इसका क्रियान्वयन कर रहे हैं। तो पहला है जुडिशियल रिव्यू के थ्रू, न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा आपने एक्टिविज़म से पहले पढ़ा है, ठीक है। जैसे सबसे जो इम्पॉर्टेंट है जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट, वो अमेरिका से लिया गया है, और मार्बरी वर्सेस मेडिसन जो केस है 1806, वो आपको इसमें बताना पड़ेगा, और न्यायिक समीक्षा क्या होती है, और न्यायिक समीक्षा जुडिशरी से ही रिलेटेड है। दूसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है जनहित याचिका, पीआईएल हाल ही के दिनों में 1980s और 90s के बाद जस्टिस पीएन भागवती और वीआर कृष्णा अय्यर के उसमें नेतृत्व में ये जो पीआईएल है काफ़ी प्रोग्रेसिव रहा, और पीआईएल से रिलेटेड ही मैंने 2 वीडियोस का वर्णन भी किया है, पार्ट 1 पार्ट 2। इसमें सारे केसेस पीआईएल, जिसे हम सोशल एक्शन लिटिगेशन भी कहते हैं, और पीआईएल ही वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो लोकल स्टैंडर्ड को नेगेट करता है, और कोई भी व्यक्ति जो थर्ड पार्टी है वो इंटरेस्ट जो है पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसा लिटिगेशन लॉन्च कर सकता है। तो पीआईएल बहुत इंपॉर्टेंट है, और पीआईएल आप थोड़ा सा अच्छे से कवर कीजिए। फेमस पीआईएल जैसे विशाखा जजमेंट हो गया, हुसैन आरा वर्सेस खातून केसेस हो गया, फिर एमसी मेहता केस, जो भी रिसेंट पीआईएल के केसेस हैं उसको आपको ध्यान में रखना है, एसआर बोमई केस। तो ये पीआईएल जो थे ऐसे लॉन्च किए गए और काफ़ी फेमस रहे हैं। तो पीआईएल वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू जुडिशियल एक्टिविज़म एक्सरसाइज किया जाता है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ पीआईएल। पर हम क्या करते हैं, पीआईएल एकदम आइसोलेट करके पढ़ने लग जाते हैं। तो जुडिशरी का ही सारा पार्ट है, चाहे वो पीआईएल हो, चाहे जुडिशियल रिव्यू हो, जुडिशियल एक्टिविज़म हो, आपको ये ओवरऑल समझना होगा, और समझ के देन यू हैव टू राइट एन आंसर। देन चौथा है कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, जुडिशियल रेस्ट्रेंट, न्यायिक संयम। चौथा है देन कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, संवैधानिक व्याख्या। तो समय समय पर जुडिशरी संवैधानिक व्याख्या करती है, जो भी कानून है, सेक्शंस हैं, जो सेक्शंस पहले से हैं। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली अबॉर्शन राइट्स पे काफ़ी डिबेट है, और अभी मणिपुर का अभी केस था जिसमें एक महिला ने अपने लिए जो है अबॉर्शन राइट सीख किया, जो कि अलाउड नहीं था अनमैरिड वुमेन को। नाउ शी इज़ गेटिंग दैट राइट। सो धीरे धीरे मतलब समय समय पर सिचुएशनल जिसे हम कहते हैं, समय समय पर सिचुएशनल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल को इंटरप्रेट करती है जुडिशरी, उसके संदर्भों में जो है अपना राय देती है, और उससे रिलेटेड कानून की व्याख्या करती है। तो ये बहुत हद तक जो है डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए उपयोगी है। हालांकि ऑब्वियसली मैंने ये बात कही है कि आप हमेशा जो है किसी भी चीज़ को ओवर हम नहीं कर सकते। तो जुडिशियल एक्टिविज़म भी बहुत ज़्यादा रैम्पेंट नहीं होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस ज़रूरी है।
और सेपरेशन ऑफ पावर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और एक बात बहुत अच्छी इससे उभर के आई है कि जब जुडिशल एक्टिविज़म की हम बात करते हैं तब हम पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में कमियां हो रही हैं, एग्जीक्यूटिव एक्शंस के में अंदर कमियां हो रही हैं, ये चीज़ें उजागर होती हैं जो कई बार एग्जीक्यूटिव एक्शन को, एग्जीक्यूटिव रोल को रीथिंक करने की कोशिश करनी चाहिए। इनफैक्ट द परमानेंट जो एग्जीक्यूटिव हैं, ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि दे आर सिविल सर्वेंट, सो हाउ आर दे परफॉर्मिंग एंड हाउ द लेजिस्लेचर इज़ परफॉर्मिंग, हमारे जो MLAs हैं, MPs हैं, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या उनका कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, किस तरह से हम बदलाव कर सकते हैं उनके काम में जिससे कि जो जुडिशल एक्टिविज़म है वो कम हो और दोबारा से लोगों का जो विश्वास है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पे अब वापस चला जाए और एक बैलेंस ऑफ पावर, बैलेंसिंग व्हील बनाए रखें हम इस चीज़ को। सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ डू नॉट confuse if you're getting question on judicial activism, if you're getting question on judicial review, if you're getting question on PIL. नाउ व्हेन यू आर गेटिंग अ क्वेश्चन ऑन स्ट्रेट अवे, सपोज करो आपको शॉर्ट नोट आ रहे हैं जुडिशियल रिव्यू पे, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जुडिशरी को इंट्रोड्यूस करके थोड़ा सा कि जुडिशरी कौन सा ऑर्गन है, क्या काम करता है, उसके बाद जुडिशरी का जो एक रोल है जुडिशियल रिव्यू वो बताते हुए फिर आप जुडिशियल रिव्यू पे जो भी चीज़ें हुई हैं, जो भी एक्शंस लिए गए हैं, जो भी जजमेंट आया है वो लिखते हुए आप जुडिशियल रिव्यू को आप कंक्लूड करेंगे। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा आपको जुडिशियल एक्टिविज़म लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ जुडिशियल एक्टिविज़म और PIL जुडिशियल रिव्यू में भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो बेसिकली मेरा ये कहने का मतलब है, चाहे आपके पास जुडिशियल रिव्यू आए, चाहे एक्टिविज़म आए, चाहे PIL आए, आपको ये तीनों जो कॉन्सेप्ट है इसको कहीं ना कहीं रिलेट करना पड़ेगा और क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली यू हैव टू सी कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करके बाकी जो कॉन्सेप्ट्स है यू हैव टू इंटर रिलेट and then you have to positively conclude. So students, if you find any difficulty in understanding the judicial concepts and judiciary related um, topics, you can put a comment and I will reply to you. And I wish you all best of luck for your paper, for honors, political process, as well as this Indian government and politics. Do well, don't panic for your offline exams, and you can also go through my videos that I have made on how to release your stress, or you can just plan some strategies so that you can do your exam very peacefully and without taking any you're raising your anxiety levels. So thank you, God bless you.